नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये भारत की पहचान और संस्कृति को बढ़ाने वाले स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों उसे अब मैं शुरू करता हूं। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में और कुछ पॉइंट्स में इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, हमारे भारत को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ये कैसे लाभ पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के सीमावर्ती इलाका मुंशी ताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को देश को समर्पित किया। दोस्तों, इस जो मूर्ति है इसकी जो ऊंचाई है वो 216 फीट है और 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य जी की याद में ये बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। दोस्तों, यह जो प्रतिमा है वो पंच धातु से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। यह दुनिया में बैठी अवस्था में दोस्तों सबसे ऊंची मतलब जो मूर्ति है उसमें से एक है और यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पे स्थापित है और जिस आधार भवन पर ये स्थापित है दोस्तों उसका नाम है भद्र वेदी। इसमें वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है। दोस्तों, संत रामानुजाचार्य जी के कई कार्यों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रतिमा की जो परिकल्पना है श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीआर स्वामी ने की। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने 108 दिव्य देशम, जो कि सजावटी रूप से नक्काशीदार मंदिर को कहा जाता है, तो उसके मनोरंजनों का भी दौरा किया जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर बने हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो रामानुजाचार्य जी थे उन्हीं के नाम पर ये जो स्टैच्यू है वो क्यों बनाई गई है, ये कौन थे और इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनका इतना नाम हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि सन 1017 में तमिलनाडु के श्री पेराबंदूर में जन्मे रामानुजाचार्य जी एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्होंने अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास की दीक्षा ली थी। तो रामानुजाचार्य जी आलवदार यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुज ने उनसे 3 काम करने का संकल्प लिया था: ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम और दिव्य प्रबंधनम की टीका लिखना। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में त्याग कर श्रीरंगम के यदिराज सन्यासी से संन्यास की दीक्षा ली। और दोस्तों, इतिहास के आधार पर माना जाता है कि दक्षिण भारत के मैसूर से शालग्राम नामक स्थान पर रहने लगे और रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। फिर उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए किया और 1137 ईस्वी में वो ब्रह्मलीन हो गए। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस स्टैच्यू का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ही क्यों दिया गया, मतलब ऐसा क्या कारण था कि इसका नाम यही सोचा गया। दोस्तों, रामानुज जो थे वो सभी वर्गों के लोगों के बीच सामाजिक समानता के हिमायती थे। उन्होंने ऊंच नीच का भेद हटाते हुए
समाज की सभी जातियों के लिए मंदिर के दरवाजे खोलने को प्रोत्साहित किया। उस समय कई जाति के लोगों को दोस्तों मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, तो रामानुजाचार्य जी ने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। और रामानुजाचार्य का सबसे बड़ा जो योगदान है दोस्तों वो है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है, जिसका अनुवाद है सारा ब्रह्मांड एक परिवार है। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों को गले लगाया और निंदा की और शाही अदालतों से उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा। उन्होंने दोस्तों ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात की, जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में माना जाता है। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्नाजीयर स्वामी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के विचार के पीछे रामानुजाचार्य जी का सामाजिक दर्शन को बताया, जो जाति व्यवस्था की सीमाओं को पार करने और पूरी मानवता को गले लगाने पर जोर देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ और ज़रूरी पहलू जो इस प्रतिमा के बारे में हम बताएंगे आपको। दोस्तों, ये जो प्रतिमा है ये पंच लोहा से बनाई गई है, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम का मिश्रण है। इसमें भी करीब 80% सिर्फ कॉपर है और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जो पूरा प्रोजेक्ट है करीब 45 एकड़ में फैला है दोस्तों, और जिसकी कुल लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है। हालांकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट बना है दोस्तों वो डोनेशन के पैसों से पूरा हुआ है, और इसके लिए ज़मीन जो दी थी वो माई होम ग्रुप के जुपैली रामेश्वर राव जी ने दान में दी थी दोस्तों, और उसके बाद ही इसका जो निर्माण कार्य था वो शुरू हुआ था। और ये मूर्ति अब आपके सामने बनकर तैयार है दोस्तों। देख लीजिए आप कितनी भव्य, दिव्य और अद्भुत ये प्रतिमा बनकर तैयार है दोस्तों। इस तरह के जो निर्माण होते हैं उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कुतर्क देते हैं कि क्या ये जो मंदिर हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये बड़े बड़े जो हम प्रतिमाएं लगाते हैं, क्या ये हमें खाने को देंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि ये सब चीज़ें की क्यों जाती हैं, उसका जो उसके पीछे जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, क्यों इस तरह से चीज़ें की जाती हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट अपनी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से रखते हैं। तो इन तर्कों का दोस्तों यही जवाब है कि इसे हमें सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इसके पीछे का जो तर्क है वो क्या है। दोस्तों, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को दर्शाते हैं, उन्हें हमें विश्व को बताने के लिए इस तरह की चीज़ों को करना होता है जो कि टूरिज़्म को आकर्षित करता है। टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जो कि हर तरह से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर बहुत ही ब्रॉड वे में फैला हुआ है। मतलब वो कई लोगों को एक साथ जोड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी शहर में जब कोई यात्री आता है या कोई पर्यटक आता है तो सबसे पहले तो जो परिवहन है उसका इस्तेमाल करता है, तो इससे रोज़गार में, परिवहन में बढ़ोतरी होती है। दूसरी चीज़, जब वो आता है तो वो कहीं ना कहीं रुकेगा तो फिर होटल इंडस्ट्री को गेन प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों जब वो रुकेगा तो कुछ खाएगा पिएगा भी, तो फूड इंडस्ट्री को वो फ़ायदा पहुंचाता है। और बाकी दोस्तों जो ख़रीदारी वो करता है उससे जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है उस पर्टिकुलर लोकेशन की, उस जगह की। तो ये एक एस्पेक्ट है दोस्तों, पहली बात तो टूरिज़्म सेक्टर। दूसरा एस्पेक्ट ये है दोस्तों कि हर देश की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक पहचान है। उसे अगर हमें लोगों को बताना है तो हमें कुछ न कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोग उसे देखें, जानें, उसके बारे में बात करें, उसका प्रचार प्रसार हो। तो ये जो हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, तो ये जो संत परंपरा के जो निर्वाहक थे उनके ज़रिए दोस्तों हम अपनी चीज़ों को विश्व पटल पे रखते हैं, ताकि लोग हमारे बारे में जानें कि ये भारत ऐसा है, भारत की जो संस्कृति है वो इस तरह की है, इतनी प्रगाढ़, इतनी मजबूत, इतनी दिव्य भव्य है। तब दोस्तों दुनिया में भारत का नाम होगा और लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए
आपने कई देशों में देखा होगा कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, आप चाइना का ही एग्जाम्पल लीजिए। जो चाइना है उसमें आपने कई वीडियोस में देखा होगा दोस्तों, अगर जो लोग नहीं जा पाए होंगे वो वीडियोस के माध्यम से देखा होगा उन्होंने। चाइना में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया है, बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट उन लोगों ने किए हैं। उसका कारण एकमात्र है दोस्तों कि वो अपने कंट्री में टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। जो भी माध्यम हो दोस्तों, सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके सरकार को इस तरह के कदम ज़रूर उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार देखिए अब डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि लोगों का घर मतलब जो बिल्डिंगें हैं वो बनाना शुरू कर देगी, ऐसा तो नहीं करेगी, क्योंकि बिल्डिंगें तो प्राइवेट सेक्टर बनाने का काम है, सरकारों का ये काम नहीं है। अब कुछ लोग दोस्तों इस पर तर्क देते हैं कि सरकार स्कूल हॉस्पिटल बनाए। दोस्तों स्कूल हॉस्पिटल भी सरकार बनाने का काम है, और संस्कृति के लिए जो ज़रूरी है उन चीज़ों को भी बढ़ाना सरकार का काम है। तो हमें सिर्फ एक तरफ मन को संकुचित करके नहीं चलना है, हमें हर तरफ, चारों तरफ से सोचना है दोस्तों। आप एक तरफ अगर अपना माइंड लेके चलेंगे तो कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा। हमें हर एस्पेक्ट पे अपना ध्यान देना होगा ताकि चौतरफा हमारा विकास हो। जब तक किसी चीज़ का समग्र विकास नहीं होता तो वो विकास किसी मायने नहीं रखता है। इसलिए दोस्तों जैसे कि, और मैं एक आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए पेरिस है या फिर मान लीजिए दुबई है, सऊदी अरब है। तो पेरिस जो है वहाँ पे आपने देखा होगा जो पेरिस टावर है उसी के नाम पे पूरे पेरिस का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो हाई रहता है। स्विट्ज़रलैंड ले लीजिए, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जगह है, पर उन्होंने वहाँ पर भी कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, इसलिए लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपने धन को व्यय करके वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तो इससे उनकी भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आने वाले पर्यटकों के लिए मुहैया कराते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है वो दुबई है। आप स्वयं जानते होंगे कि दुबई 1990 से पहले बिल्कुल रेगिस्तान था, लेकिन दुबई के जो राजा थे उन्होंने भविष्य का सोचा और दुबई को एक ड्रीम सिटी के तौर पर मॉडल उसका बनाया और फिर उन्होंने उसको धरातल पर उतारा। आज देखिए दोस्तों, हर कोई दुबई जाना चाहता है। वैसे अगर देखा जाए तो दुबई में क्या है, दुबई में सिर्फ प्राकृतिक रूप से समुंदर है, रेत है, और वहाँ पर जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो हैं। तो क्या दोस्तों बिल्डिंगें बाकी जगह पे नहीं हैं? सब जगह बिल्डिंगें हैं, लेकिन दोस्तों एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है। जब तक आप एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करेंगे आप टूरिस्टों को नहीं आकर्षित कर सकते। आप थाईलैंड देख लीजिए, थाईलैंड प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, पर थाईलैंड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की स्टैचूज बनाई हुई हैं जो वहाँ के सरकार उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। आप मलेशिया चले जाइए, मलेशिया में आपने कई फिल्मों में देखा होगा दोस्तों, आपको एक मूर्ति दिखाई देती है बहुत बड़ी सी, तो वो एक माध्यम है दोस्तों। जबकि वो मलेशिया आपने देखा होगा वो एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी दोस्तों उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी जो देश की पहचान है उसको बरकरार रखा और अपनी संस्कृति और धर्म में उन्होंने फ़र्क रखा। जो वहाँ की पहचान है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आते रहते हैं। ऐसे ही दोस्तों अनगिनत उदाहरण है हमारे सामने, मतलब उदाहरणों की कमी नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये एक संकुचित मानसिकता है कि स्कूल और हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे। स्कूल हॉस्पिटल बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वो बनना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं स्कूल हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, सिर्फ मंदिर बनना चाहिए। दोस्तों ना तो सिर्फ मंदिर बनना चाहिए, ना तो हमें सिर्फ स्कूल हॉस्पिटल की ज़िद करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ से काम चलेगा, हमें सब कुछ चाहिए। तो हमें अपना जो ध्यान है वो सभी चीज़ों पर केंद्रित करना है दोस्तों। अगर हम एक तरफ से अपनी मन को संकुचित करके चलेंगे तो हमारा समग्र विकास नहीं हो पाएगा। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक लेज़र शो का आयोजन किया गया है और इस लेज़र शो में ये जो भव्य मूर्ति है, रात के अंधेरे में जो रोशनी इस पर पड़ रही है दोस्तों लेज़र लाइट की, आप स्वयं देखिए ये कितना सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसकी भव्यता का जो अंदाज़ा है वो आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये जो पूरी मूर्ति आप देख रहे हैं इस पे देखिए किस तरह से लाइटिंग पड़ रही है और रात की रोशनी में ये जो लेज़र लाइट शो का आयोजन किया गया है
लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यही हैं यहाँ के गुरुजी अभी जो सारा कार्यभार देख रहे हैं। और इस वक्त जो लेज़र शो है वो स्टार्ट हो चुका है और प्रणाम की मुद्रा में इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसका पूजन अर्चन हो चुका है। ये देखिए, तो दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर हैं और जो नए नए प्रोजेक्ट्स भारत में चल रहे हैं, हमारे प्रदेश में चल रहे हैं, मैं उसकी वीडियोज़ लाता रहता हूं दोस्तों। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोगों को वीडियोज़ जो है वो पसंद आती हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लगातार जो अपना मेहनत है वो करते रहें, जिससे कि आप लोगों को हम इसी प्रकार की वीडियोज़ लगातार उपलब्ध कराते रहें और भविष्य में भी आप इसी प्रकार हमारी वीडियोस को देखते रहें, जिससे आपका भी जो जानकारी है वो बढ़ेगी और हमारी भी जो मेहनत है वो सफल होगी। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो भी विचार हैं, जो भी मतलब आप देखना चाहते हैं वीडियो में, वो दोस्तों जो क्रिएटर है जैसे हम लोग हैं, हमें पता चल जाती है। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो दर्शक है उसका कीमती समय जाया ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों जो दर्शक है वो ईश्वर के समान है और उसी के लिए ये वीडियोस सारी बनाई जाती हैं। तो वीडियोस बनाने का ध्येय तभी पूरा हो पाएगा जब दर्शक उसको पसंद करे। अगर उसे नहीं पसंद है तो उसकी राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जब राय मिलेगी तभी तो हम सही चीज़ को उस तक पहुंचा पाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप वो भी कह सकते हैं, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्रिप्शन के द्वारा। तो यही मुझे दोस्तों कहना था। ये देखिए कितनी भव्य और सुंदर लेज़र लाइट का शो यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तब से हमने देखा है कि लेज़र लाइट जो आधुनिक युग की जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल दोस्तों इस तरह के शोज़ में बढ़ गया है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो आधुनिक जो युग है उसके हिसाब से चलना हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। समय के साथ अगर लोग नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, चाइना ने आज से 40 साल पहले सोचा था कि उसे कहाँ पहुँचना है, और हमारे देश ने अब सोचना शुरू किया है। तो दोस्तों समय तो लगेगा, लेकिन चूँकि हम चाइनीज़ों से काफ़ी तेज़ ग्रो करने वाले लोग हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम उनसे बहुत तेज़ी से ज़्यादा ग्रो करेंगे। देखिए ऐसा कोई देश नहीं है दोस्तों जो कि एकदम से खड़ा हो गया हो, समय तो लगता ही है। बस ये है कि हमें तय करना है कि हमें पीछे जाना है या हमें आगे जाना है। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम निरंतर अपना जो काम है उसे करते रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर लाइटिंग यहाँ पर की गई है। नीचे आप देख सकते हैं कितना भव्य ये मंदिर है। ये देखिए ज़बरदस्त लाइटिंग का यहाँ पर मुशायरा किया जा रहा है। और अब दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं वो अब निकल रहे हैं। ये शो जो है अब ख़त्म हो चुका है और प्रधानमंत्री जी अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ समय के लिए दोस्तों जो यहाँ पर जनता है उनसे वो मिल रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जी हमेशा जहाँ भी जाते हैं तो पब्लिक से ज़रूर मिलते हैं। ये देखिए एक छोटे बच्चे से दोस्तों मिल रहे हैं, और ये जो छोटा बच्चा है उसके पिताजी ने प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द कर दिया है कि लीजिए अब आप इसे खिलाइए, मैं चला घर। नहीं दोस्तों ऐसी बात नहीं है, पिताश्री उसके यहीं पर हैं और बता रहे हैं कि मैं ही उसका पिताजी हूँ। तो दोस्तों अब आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।